Hello Commerce Warriors, welcome back to our 40 days foundation marathon series of UGC NET Commerce 2026। आज है हमारा पेपर 2 कॉमर्स का डे 2 और आज की क्लास आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग को भी डेवलप करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर स्ट्रैटेजी सही ना हो तो प्रेपरेशन बिल्कुल ही बिखर जाएगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्मार्ट रिवीजन के साथ आप अगर चलते हैं तो सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी बन जाएगा। आज के इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट को ऐसे कवर करेंगे कि आपको समझ आएगा कि एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आपको एमसीक्यूज में कैसे अप्लाई करनी है। और हमेशा याद रखिएगा, यूजीसी नेट में जो टॉपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होता है जो कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं लगाता बल्कि एग्जामिनर की थिंकिंग वे को समझकर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। अगर आप डेली के इस मैराथन सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप अपना सिलेबस धीरे धीरे प्रेशर नहीं बल्कि पावरफुल एक सिचुएशन बनाते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रेडी देन प्लीज़ अपनी नोटबुक्स रेडी कीजिए और अपने साथ वन बाय वन सारे नोट्स बनाते जाइएगा। तो लेट्स गेट रेडी विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टूडेंट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे कि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक ही आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है। इन प्रेसिडेंट के अंडर आपके मल्टीपल फंक्शंस या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक ही कंपनी है जो आपके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बना रही है। जैसे हम यहाँ पर सिम कार्ड की भी बात कर लेते हैं, आपके सोल्ट की भी बात कर लेते हैं, आपकी कार की भी बात कर लेते हैं और आपके मोबाइल की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और अब इसी में क्या है, इसी में अलग अलग तरीके के आपके फंक्शनल मैनेजर भी हैं। फंक्शनल मैनेजर आपके कैसे हो गए? जैसे हम यहाँ पर बात करें एक ही में ही, अब आपका क्या है यहाँ पर, ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे आपका एक मैनेजर है, जैसे कि हम बात करें आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, साथ साथ फिर आपका सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका मैनेजर है ये अपना काम तो देख ही रहा है, साथ साथ इन सारे प्रोडक्ट्स का भी काम देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसे आपकी मैट्रिक्स बनकर आ गई है। तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, ये कॉम्बिनेशन है आपका आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स का और अलग अलग उसके फंक्शंस का। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो गलत है यानी कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो एक परमानेंट फिक्सचर नहीं होता है। नहीं जी, अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं, फिर तो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइजेस। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रोडक्ट की आपको नीड होगी आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर अब सिम आपको नहीं बनाते हैं, बंद कर दीजिए, बाकी सब तो चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर नीड हो रही है सिर्फ और सिर्फ आप उसी के लिए यहाँ पर तैयारी करेंगे, उसी का यहाँ पे क्रिएट करेंगे। टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन अ प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रोजेक्ट मैनेजर की आपको यहाँ पर नीड नहीं है उसको घर भेज दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिसका काम है सिर्फ उसी को रखा जाएगा, रेस्ट हम यहाँ पर किसी को नहीं रखते हैं, भीड़ नहीं बढ़ानी है। एज पर कैरल मॉडल, द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CSR पॉलिसी होती क्या है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी कंपनी को सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट देखना होता है,
ठीक है, क्या करना होता है, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ भी काम करना होता है। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही है ना कि जो भी कंपनी होती है वो जो अपना प्रोडक्शन करती है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड होकर करती है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब तक उनके पास नहीं होंगे तब तक वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये क्या है आपके? ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और ये हमें कौन देता है? ये हमें सोसाइटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और अगर हमारी सोसाइटी हमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है तो इन रिटर्न हमें उन्हें कुछ ना कुछ उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हमें यहाँ पर काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम CSR करते हैं तो CSR के आपके 3 मेन लेवल्स होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना ही होता है। सबसे पहला क्या होता है? अगर आपकी नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ है तो आप CSR में आ जाते हैं। अगर आपकी टोटल टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ है तो भी आप CSR का पार्ट हो जाते हैं। थर्ड, अगर आपका नेट प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़ है तो भी आप CSR का पार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन आती है। इन तीनों में से अगर किसी भी एक को आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको CSR को फुलफिल करना होता है, यानी कि आप CSR की कंडीशन में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम CSR की। अब कैरल मॉडल यहाँ पर क्या कहता है? जहाँ पर आपके 4 लेवल्स ऑफ CSR आते हैं, ठीक है। वो 4 लेवल्स को याद करने के लिए, इजी तरीके से याद करने के लिए आपके पास होता है ELEP। E stands for economic, L stands for legal, E अगेन जो आपका दूसरा E है वो होता है ethical, and last that is philanthropic। अब ये सब क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया कि हमें अपना जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट हमारा जो भी हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, CSR का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी चीज़ तो जो हम अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी तो सोसाइटी के लिए ही है ना। तो यहाँ पर जो हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इकोनॉमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना तो 10 रुपये का है और आप उसको बेच रहे हैं 100 रुपये का, ठीक है। तो उसकी जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, आपकी जो कॉस्ट आई है वो आपको इकोनॉमिक रखनी है, रीजनेबल रखनी है। नेक्स्ट है लीगल। जितने भी आपकी लीगल फॉर्मेशंस हैं सबको फुलफिल करते हुए ही आपको अपनी कंपनी को बनाना है, अपनी कंपनी को रन करना है। कोई भी आप इलीगल काम करके नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल। एथिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी आपकी सराउंडिंग में है, ठीक है, आपको जो भी फंक्शनिंग करनी है वो सब एथिकल वे में करनी है। इनएथिकल आप कुछ नहीं कर सकते। इनएथिकल का मतलब क्या है? किसी को टॉर्चर करके, किसी के साथ कुछ गलत बिहेव करके आपको ऐसे अपना काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो भी अपना फंक्शनिंग प्रोवाइड करनी है वो एथिकल वे में होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट होता है आपका फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक होता है स्टूडेंट्स जब भी कंपनी किसी भी समाज की भलाई के लिए कोई भी काम करती है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिक, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक का मतलब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ना, अपने तेल का एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि यहाँ का 1 पैसा या 1 रुपया जाता है लड़कियों की शिक्षा की ओर। तो ये क्या है? कंपनी यहाँ पर जो अपना एडवर्टीजमेंट है, एक किसको अपना जो प्रॉफिट है उसका एक प्रोपोर्शन कहाँ दे रही है? सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए दे रही है। सोसाइटी की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन में दे रही है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे हम फिलेंथ्रोपिक अपना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इसका एक लेवल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग? स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है स्टूडेंट्स जब भी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो और वहां पर बैठकर ग्रुप नेगोशिएशन किया जा रहा हो,
ठीक है। नेगोशिएशंस होता है ना, यानी कि आपस में बैठ के सलाह करके भाई अपनी बातचीत को पूरी कर लो, थोड़ी बात तुम्हारी मान ली जाएगी, थोड़ी बात तुम्हारी मान ली जाएगी। तो यानी कि जब आपस में बैठ के उनका समझौता कर लिया जाता है, यानी कि सामूहिक बातचीत करवा दी जाती है, उसी को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। और ये जो हमारा टर्म है ये सबसे पहले यूज किया था सिडनी वैम और बैट्रिक्स वेब ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके, नाफ्ता है, एशियन है, सार्क है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी मेंबर कंट्रीज पूछी जा सकती है, इनका फाउंडेशन ईयर आपसे पूछा जा सकता है और साथ साथ इसकी फुल फॉर्म। ये चार चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर एशियन का जो आपका हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पर्सन को यहाँ पर हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमारा TDS होता है क्या, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर है हमारा सबसे पहले एम्प्लॉय, ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्प्लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय एक सैलरी अर्न कर रहा है ऑफ ₹1 लाख। अच्छा लगा ना सुन के, 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, आपके अकाउंट में भी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जिसको 1 लाख रुपए की सैलरी उसका एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। उनको जो उन्होंने रखा है वो 1 लाख रुपए पे रखा है, लेकिन इनको जो डिडक्ट होकर अमाउंट मिलती है वो मिलती है 70,000 इन हैंड। उसका क्या मतलब होता है इन हैंड का मतलब, यानी कि यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयर जो है यहाँ पर अपने एम्प्लॉय का टैक्स पहले ही कट कर लेता है और उसको वो पे कर देता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहां से आपकी इनकम अराइज हो रही है वहीं पर वो टैक्स कट हो गया है, दैट्स कॉल्ड TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जब भी हम इंडिविजुअल की केस की बात करते हैं, यानी कि पर्सन के केस में बात करते हैं, तो वहां पर आपका जो इंश्योरेंस कमीशन होता है वो 5% तक एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Which of the following is a long-term source of finance? तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें अगर हम कमर्शियल पेपर की, तो कमर्शियल पेपर हमें पता है कि लेस देन हमारे 364 डेज के लिए होते हैं, यानी कि हमारे शॉर्ट टर्म हो गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। बिल्कुल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये कंपनीज होती हैं जब वो फॉरेन सोर्सेज से लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लोन ले लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉरेन सोर्सेज, यानी कि विदेशों से, अगर हम विदेशों के किसी भी सोर्सेज से अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोर्स कौन सा हो गया आपका, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, ठीक है, हम कोई भी लोन लेते हैं तो वो हमारा फैक्टरिंग के अंडर आता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका व्हाट इज अ रेपो रेट। स्टूडेंट, रेपो रेट आपका एक क्या है, एक आपका बोरिंग रेट होता है। यहाँ पर आपके 3 तरीके के बोरिंग रेट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये हमारी कंप्लीट बैंकिंग की वीडियो में है स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले आज हम इसको तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अभी मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों रेट के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI। यहाँ पर RBI हो गया और यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक हो गया है, ठीक है, कमर्शियल बैंक हो गया है। RBI जब कभी भी सेंट्रल बैंक को जब भी कभी किसी फंड की नीड होती है, ठीक है, पैसों की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास जाता है। चला गया भाई सेंट्रल बैंक के पास, इसने कहा कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे मनी लेंड कर दीजिए, ठीक है, उधार दे दीजिए। यहाँ पर उन्होंने जिस रेट पर, कमर्शियल बैंक ने जिस रेट पर RBI से लोन लिया है उसको बोलते हैं रेपो रेट,
क्या कहलाता है? रेपो रेट। अब दूसरा क्या है? जिस रेट पर आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक से उसकी अमाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रेपो रेट में क्या होता है? कमर्शियल बैंक, आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, और रिवर्स रेपो रेट में जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई को अमाउंट लेंड करता है। ठीक है, तो रेपो रेट की सबसे पहली डेफिनेशन क्या देखते हैं? इज द रेट एट विच गवर्नमेंट लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आरबीआई और कमर्शियल बैंक देखते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। इज द रेट एट विच इंटरनेशनल एड तो है ही नहीं। इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारा आरबीआई बैंक को शॉर्ट मेच्योरिटी के लिए लेंड करता है तो दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। नेक्स्ट है, इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। ये डेफिनेशन है आपकी रिवर्स रेपो रेट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इन मार्केटिंग डीएसए स्टैंड्स फॉर। डीएसए सबको पता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ कंपनी रिड्यूसेस सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका एक उसका ग्राफ होता है। इसकी हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ये हो गया एक इंट्रोडक्टरी, दैट इज ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? आपकी एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद होता है ये ग्रोथ, ये ग्रोथ हो गया, देन मैच्योरिटी एंड लास्ट डिक्लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? इंट्रोडक्टरी जो स्टेज होती है, यानी कि आपकी जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि लोगों की नज़रों में आपका प्रोडक्ट लाया जाता है। अब जब प्रोडक्ट, आप किसी व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं, आप उसको बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और आपका जो रेवेन्यू होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि लीस्ट वे में होता है। कभी कभी तो आपको नो प्रॉफिट नो गेन भी करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेज है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ, मतलब इंट्रोडक्शन में आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं और आपको रेवेन्यू भी उतना जनरेट नहीं हो रहा है। ग्रोथ स्टेज में आपका क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों में वेल नोन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर देते हैं और साथ साथ उनको फायदा उठाते हैं किस चीज़ का? हैवी कंज्यूमर डिमांड का, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोगों तक पहुँच चुके होते हैं, उनकी जानकारी पहुँच चुकी होती है और अब आपके पास क्या होता है? डिमांड आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा आपकी जो सेल्स होती है इस पॉइंट पर पीक पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी कंपनी होती है वो तैयारी करती है न्यू अपडेशन की, प्रोडक्ट में कुछ भी एडवांसमेंट लेके आने को वो यहाँ पर तैयारी की जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी को पता होता है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट में कुछ भी नया नहीं लेके आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे, तो उनकी प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा। तो कंपनी क्या कोशिश करती है मैच्योरिटी स्टेज पे कि हमें डिक्लाइनिंग स्टेज पर नहीं पहुंचना है, उससे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? हमें अपने आप को एडवांस कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी ग्रोइंग स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज अ कंपनी रिड्यूसेस प्राइस टू रिवॉर्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज सच एज वॉल्यूम परचेजेस, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर कोई भी आपके पास, सपोज कीजिए आप एक शॉपकीपर हैं और आपके पास कोई कस्टमर आया है जो आपसे वॉल्यूम में परचेज कर रहे हैं, यानी कि बल्क में अमाउंट सामान खरीद रहा है, अमाउंट आपको हैंड टू हैंड यानी कि जल्दी से पे कर रहा है और साथ साथ आपकी गुड्स को प्रमोशन भी कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स का, लोगों में जाके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बता भी रहा है, तो आप उसको कैसे आप उसको बेनिफिट देंगे? कुछ ना कुछ तो आप उसको बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? उसको आप डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे, अलावेंसेस देंगे, ठीक है, सब अलग अलग तरीके के आप उसको फैसिलिटीज़ देंगे। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग नहीं,
प्रमोशनल प्राइसिंग नहीं, डायनामिक प्राइसिंग नहीं, आप उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। अब ये वाली बात तो आप जानते ही होंगे कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वही वाली चीज़ तो हो गई जब एट द टाइम आप कोई भी चीज़ पेमेंट कर रहे हो और वहाँ पे आपको हैवी डिस्काउंट रिसीव हो जाए, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंट एंड अलावेंसिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट्स फॉर मिस अपॉइंटमेंट्स बिकॉज द सर्विस वैल्यू existed only at the point disappeared when the patient did not show up is an example of which of the following four service characteristics। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बात की गई है, यहाँ पर एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। पेशेंट ने डॉक्टर की सर्विस का वहाँ पर टाइम बुक कर दिया, लेकिन किसी भी कारणवश पेशेंट वहाँ पर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। अब डॉक्टर ने उनको जो अमाउंट उन्होंने पे करी थी उनके टाइम के लिए, अब उसको वो रिफंड नहीं कर रहा है। तो वो रिफंड क्यों नहीं कर रहा है, किस कारणवश, क्या उसकी मतलब किस फॉलोइंग फीचर को यूज़ करते हुए, किस फॉलोइंग रूल को फॉलो करते हुए वो इसको नहीं दे रहे हैं, वो हमें यहाँ पर टिक करना है। तो सबसे पहला है हमारा इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब सर्विस मतलब सर्विस का प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ और आप यहाँ पर कंजप्शन कर रहे हो, तो वो हमारा क्या है, इनसेपरेबिलिटी। यानी कि यहाँ पर जब भी एक, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टीचर, यानी कि टीचिंग, क्योंकि टीचिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती। अब टीचर तो पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर अपनी तरफ से प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जब तक उसको कंज्यूम करने के लिए कोई स्टूडेंट सामने नहीं होगा, मेरी टीचिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपका कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इनसेपरेबिलिटी। तो यहाँ पर तो दोनों प्रोडक्शन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जब सर्विस कैन नॉट बी टच्ड और फिजिकली सीन होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कंसल्टेंसी, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ कंसल्ट करने के लिए गए, सिर्फ और सिर्फ उससे सलाह ली है हमने, ठीक है, हमने उसको कोई, अब एक मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, मेडिसिन भी है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा तो नहीं कि वो सर्विस अपनी फिजिकल टर्म में नहीं दे रहा है, फिजिकल टर्म में तो वो प्रोवाइड करा ही रहा है ना, लेकिन कंसल्ट अगर हम किसी से कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, ठीक है, सलाह दे रहा है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो दैट्स कॉल्ड एन इंटेंजिबिलिटी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जब सर्विस क्वालिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं उनको जो सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ वो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। एक व्यक्ति है जो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, रोज़ जल्दी आ जाता है, ऑनेस्टी के साथ काम करता है, हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट को इधर से उधर नहीं करता है, मेरे दिए हुए हर एक काम को अच्छी तरह से करता है। तो कभी अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैंने उसको वहाँ पे क्या किया, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, यानी कि उसको छुट्टी दे दिया। कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम है, मैंने उसके साथ नेगोशिएट कर लिया। उसके बाद वही दूसरा व्यक्ति है जो आता ही लेजी होकर है, कभी काम टाइम पे नहीं करता है और वो एक एक हफ्ते की छुट्टी भी करता रहता है, बार बार वो छुट्टी लेता है, और वो अगर मुझसे यहाँ पे आकर क्या कहे कि मेरे साथ सर मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को छुट्टी दे दीजिए, तो वहाँ पर क्या करूँगी, वहाँ पर मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगी उसको छुट्टी देने में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबिलिटी हो रही है, यानी कि सर्विस क्वालिटी हो रही है, डिफर कर रही है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं या फिर एट द सेम टाइम उसको कहीं पर सेव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये हमारा कहाँ पर डिपेंड करता है, ये ही हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की जो फैसिलिटी है, डॉक्टर के साथ जो हमने अपॉइंटमेंट ली, अब हम उसको कहीं सेव तो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उस टाइम को कहीं पे, जो टाइम उसने पेशेंट को दिया था, अब वो टाइम वो कहीं सेव तो नहीं कर सकता, कहीं स्टोर तो नहीं कर सकता, जो वो पेशेंट को चेक करने वाला था। तो यहाँ पर अगर पेशेंट अपॉइंटमेंट लेकर आया है, लेकिन अपॉइंटमेंट तो उसने ले ली, लेकिन वो वहाँ नहीं गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो जो उसका समय था वो क्या हुआ, बेकार चला गया। किसका? डॉक्टर का समय वो बेकार चला गया, वहाँ पे वो सर्विस बाद में यूज़ नहीं की जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेरिशेबिलिटी हो गया है, जिस कारणवश अब डॉक्टर अपने उस समय का जो भुगतान उसने कर दिया है, अब वो उसके लिए पेमेंट वापस नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है विच वन इज फॉल्स एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर बात की जा रही है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जा रहा है तो वो कब आपका नष्ट होता है, ठीक है। गलत बताना है हमें इसके बारे में, सही नहीं बताना है। तो सबसे पहले है अवॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय वो। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई कानून के द्वारा नहीं हो रहा है तो वो तो गलत ही हो गया ना, तो ये बिल्कुल सही है।
असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। असाइनमेंट अगर आपका किसी भी तरीके का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, कट रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सही है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है वेयर अ पार्टी वेव्स इट्स राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज रिलीज्ड ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। वेयर अ पार्टी वेव्स इट्स राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे हमारी पार्टी है वहाँ पे अपने वो राइट्स की बात कर रही है और अदर पार्टी रियलाइज कर रही है कि हाँ जी ये वाले उसके राइट्स ऑब्लिगेशंस में कॉन्ट्रैक्ट में आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये वाला भी बिल्कुल ठीक है आपका। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड फॉर नो फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर, ये आपका गलत है यहाँ पर स्टूडेंट। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर बिना प्रोमिसर की गलती के नष्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल हो जाता है और उसी को ही वहां पर वॉइड कर दिया जाता है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एम्प्लॉयड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्टूडेंट जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, अ कंडीशन एंड अ वारंटी। ठीक है, हमें पता ही है बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे क्या होता है, हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो हम गारंटी और वारंटी की बात बहुत करते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशन होती है ये हमारी गारंटी की कंडीशन होती है। तो गारंटी हम किस चीज़ की लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी और फिटनेस की लेते हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं उसमें हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है मर्केंडेबल क्वालिटी, जो हमने चीज़ ली है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रेडी टू यूज़ अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो आते ही कंजप्शन में शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि मर्केंडेबल क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ओवरऑल आपका बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लास्ट आता है फ्री फ्रॉम एम्ब्रेंसेस। एम्ब्रेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा वारंटी के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी चीज़ खराब हो जाती है या गलत हो जाती है उसको रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, ये हमारा जाता है फ्री फ्रॉम एम्ब्रेंसेस। तो ये हमारा वारंटी के अंडर आता है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। स्टूडेंट जो हमारा आरटीआई एक्ट होता है उसमें एक हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन की, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की हमें चाहिए होती है। सपोज कीजिए अगर मैंने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी चीज़, आपने देखा होगा सबके साथ एक मैनुअल आपके साथ ज़रूर आता है। ठीक है, वो मैनुअल क्या करता है, वो मैनुअल आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ बुक लॉग। बुक लॉग भी हो सकता है, वो कोई सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया कोई काम आ रहा है तो उसके सर्कुलर आप सबके पास घूमता है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलर घूमता है, उस सर्कुलर में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे आपके साइन भी लिए जाते हैं, तो वो भी तो आपका एक इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है ना। नेक्स्ट आता है फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस। फाइल नोटिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट फाइल किसी भी ऑफिसर के डिसीजन के दौरान वहाँ पे घूम रही होती है, ठीक है, तो उसमें अगर वो कोई भी अपना सजेशन देता है या फिर वो कोई भी अपना रिमार्क देता है तो वो उसको अगर वो फाइल में नोट कर रहा है तो उसको हम फाइल नोटिंग बोलते हैं। तो ये तो कोई इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है ना आपकी। सपोज कीजिए अगर आपकी किसी भी तरह की कोई पेंशन फाइल अगर वो घूमी जा रही है और उसमें कोई ऑफिसर अपना रिमार्क कर दे तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन की क्या नीड है, नहीं। तो ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, एलईडी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, उसके साथ आपका मैनुअल आना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008। जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 वो अब अपडेट किया गया है 2008 में। तो वहां पर जो आपका स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन वो हमारा जो साइबर क्राइम में आता है, वो साइबर क्राइम आपका किस एक्ट के अंडर आ रहा है, दैट इज 66। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में अब आपका साइबर क्राइम भी इंक्लूड किया गया है। तो वो जो साइबर क्राइम है वो किस एक्ट के अंडर आप डिस्कस करते हैं, दैट इज 66। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपके यहाँ पर 5 हेड्स होते हैं आपके इनकम के। सबसे पहला होता है सैलरीज, नेक्स्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है आपका कैपिटल गेन, फोर्थ इज पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फिफ्थ वन इज अदर सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इनकम टैक्स के बिहाफ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिसमें हमारी इनकम अलग अलग प्रोपोर्शन में डाली जा सकती है। तो जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई भी लॉस हुआ है किसी भी ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, अगर यहाँ पर आपको कोई लॉस हो गया और बाकी में आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बाकी सबसे आपको प्रॉफिट हो गया है, तो आप कितने सालों में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। तो वो होता है कैन बी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। 8 सालों तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 सालों में अगर आप अपने लॉस को कवर नहीं कर पाते हैं तो आफ्टर 8 ईयर वो आपका अब कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो आपका सरचार्ज होता है उसके कुछ स्लैब्स होते हैं। ठीक है, सरचार्ज आपका स्टार्ट होता है 50 लाख से, मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़ आपका सरचार्ज 10% होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक आपका जो सरचार्ज होता है वो 15% होता है। ठीक है, मोर देन 2 करोड़ but less than 5 crore it's 25%, and when it's above 5 crore it's 37%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्लैब है आपका ये हट चुका है। अब अबव 2 करोड़ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 25% रहता है। ठीक है, ये आपका जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10% अगर आपका सरचार्ज है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए, दैट इज 50 लाख। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, मोहन हैज रेंडर्ड हिज सर्विसेज इन इंडिया एंड रिटायर्ड इन 2015। मोहन है जिन्होंने इंडिया में अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं और 2015 में वो यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। ही देन शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन सिंगापुर। अब वो इंडिया से सिंगापुर चले गए हैं जहाँ पर उनको अब पेंशन रिसीव हो रही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि अब वो किस कंडीशन में आता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जहाँ पर भी अब आपको इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन हमारा बेसिकली रहता है अराइज, अक्रू एंड रिसीव्ड। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो रही है तो उस पर हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स पे करेगा, और जो हमारा नॉन रेजिडेंट है वो भी टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहला पेंशन रिसीव्ड बाय हिम फॉर सच सर्विस वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। नहीं, अक्रू और अराइज तो इंडिया में हो रही है ना, वो तो ये तो गलत हो जाएगा। अराइज कहाँ पर हो रही है, इंडिया में अराइज हुई ना, रिसीव बाहर हो रही है। ठीक है, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। नहीं, ये भी गलत है। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ओनली नहीं बोल सकते, ओनली ये वाली कंडीशन आपकी गलत कर देती है। नेक्स्ट है डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, डीम्ड टू अक्रू भी हो रहा है और अराइज भी हो रहा है इन इंडिया। नेक्स्ट आता है सुगम। सुगम क्या होता है स्टूडेंट? सुगम हमारी, आपको पता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न जब भी हम फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ फॉर्म्स निकल के आते हैं। ठीक है, जिन फॉर्म को फिल करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट पर के पास चली जाती है। ठीक है, वो जो फॉर्म होते हैं उसी को, जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म नंबर 4 होता है उसी का नाम होता है सुगम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो जाता है सही आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमारे पेपर 2 में कॉमर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें डे 2 में जो हमने आज के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप वो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बना होगा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कि हाँ जी आपकी वीडियो, हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके एग्जाम टारगेट को अचीव करने में आपकी कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है और साथ साथ हम अपनी वीडियोज़ में और सुधार भी लेके आ सकते हैं। थैंक यू।